हेलो, कैसे हो आप सब? माई सेल्फ नीतीश वर्मा और वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे भाई। तो हम लोगों ने देखा फ्लूइड में स्टैटिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, और बहुत ढंग से हमने किया स्टैटिक्स। तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस फ्लूइड स्टैटिक्स के लगाते रहिए। सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक और सबसे हार्ड टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट स्टैटिक ही सबसे हार्ड है। और स्टैटिक्स हमने बहुत ढंग से कर रखा है। क्लियर? तो इसके मॉड्यूल्स लगाइए। और हम लोग आज स्टैटिक्स पार्ट ओवर हो चुका है हमारा। स्टैटिक्स ओवर हो चुका है। आज हम लोग डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात, आज फ्लूइड डायनेमिक्स पे बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। मतलब बहता हुआ पानी। अभी तक इसके पहले क्या था? अभी तो पानी रुका हुआ था, मतलब या तो लिक्विड एक्सीलेट कंटेनर एक्सीलेट कर रही थी, या तो लिक्विड नॉन एक्सीलेटिंग था। यस और नो? मोर और लेस। अब हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, यानी फ्लोइंग फ्लूइड। ओके, चलिए, बहता हुआ पानी। क्लियर? तो सबसे पहली पॉइंट अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले बात आता है कि टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है भाई टाइप्स ऑफ फ्लो। तो टाइप्स ऑफ फ्लो कितने टाइप के होते हैं? तो सिंपल सी बात है, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई टाइप्स ऑफ फ्लो, या सबसे पहले चर्चा करते हैं भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फ्लो की। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब सिंपल सा है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब है सिंपल कि भाई ऐसा फ्लो जो एकदम क्या हो, कहीं पे डिस्टर्ब ना हो, जिसके लेयर्स एकदम पैरेलल रहें आपस में एक दूसरे के। ठीक है, मोर और लेस स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या आप बोल सकते हो लेमिनार फ्लो, तो एक ही बात है। मतलब कैसा? तो कुछ इस तरह का फ्लो होगा, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो किसी भी लिक्विड में जब आपका किसी भी आपका पाइप में अगर ये फ्लो हो रहा है, किसी भी पाइप में ये फ्लो हो रहा है, सपोज ये हमारी पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, तो ये फ्लो कैसा हो रहा है भाई? अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द लाइन, ऐसा टाइप का ये फ्लो ऐसा हो रहा है। क्लियर? इसके लाइंस आपस में लेयर्स ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। क्लियर? ये लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इस तरह, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते स्ट्रीम लाइन फ्लो अगर देखा जाए तो। ये फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते ये लाइन फ्लो। ये हाइपोथेटिकल है, वैसे लाइन दिखेगा नहीं आपको। तो मान लो इस जगह पर अगर स्पीड v1 हुई, तो हर समय इस जगह पे स्पीड, हर पार्टिकल की इस पे रहने वाले स्पीड क्या होगी? v1 होगी। क्लियर? इनमें कोई स्पीड चेंजेस नहीं होंगे, यानी हर पार्टिकल v1 से सेम डायरेक्शन में चलेगा v1 से। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी सेम। क्लियर? तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं भाई? अगर यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, तो यहाँ पे स्पीड कॉमन सेंस से बढ़ जाएगी क्योंकि छोटी हो गई पाइप दबा दो तो, लेकिन हर पार्टिकल v2 स्पीड से चलेगा। ठीक, क्लियर? यानी कि समय के साथ साथ इनके स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ही एक दूसरे के लेयर्स एक दूसरे को प्रकट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रीम लाइन फ्लो इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर? स्ट्रीम लाइन फ्लो। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ साथ, सिंपल सी बात है, इन अ फ्लो लिख लेते हैं इसमें, इन अ फ्लूइड फ्लो, इन fluid flow if all layers of fluid travels and do not travels parallel and do not travels parallelly and do not intersect each other. Travels parallelly, हालांकि ये दिखता नहीं है, हाइपोथेटिकल है। and do not intersect to each other, and do not intersect to each other, intersect to each other। तो ऐसे फ्लूइड क्या कहलाते हैं भाई? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाते हैं। then such type of flow is known as क्या कहेंगे भाई? स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर? स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक, कहने का मतलब हर पार्टिकल पे मोर और लेस स्ट्रीम लाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो लगभग एक टाइप का है बेटा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब समझ में आया?
ठीक है, यानी कि क्या होगा कि समय के साथ साथ इसकी स्पीड बदले ना, और हर क्रॉस सेक्शन पे स्पीड और डायरेक्शन सेम हो इनके, ठीक। लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर। और दूसरी बात ये भी बोली जा सकती है क्या, इस पॉइंट पे एक पॉइंट और भी ऐड किया जा सकता है क्या, कि भाई कभी भी स्ट्रीम लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये स्ट्रीम लाइंस है। ये जो लाइंस है ये नहीं बोलते हम लोग स्ट्रीम लाइंस, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, क्लियर, यस और नो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, हाँ, जितना पास पास फ्लो होगा, यानी हम सीधे बोल सकते हैं V2 की वैल्यू ज्यादा होगी V1 से। रीजन कि जितना पास पास स्ट्रीम लाइंस हो गए उतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो सिंपल सी बात है, ये भी पॉइंट हम नोट कर लेते हैं भाई नेक्स्ट पे। तो यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड पार्टिकल या स्पीड ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ फ्लो इंक्रीजेस विद increase in number of या increase in density, आप बोल सकते हैं number of stream lines, flow with increase in number of stream lines, yes or no। तो भाई जितना ज्यादा स्ट्रीम लाइंस होंगे यानी स्पीड उतनी ज्यादा होगी पार्टिकल की, क्लियर। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी आप सिंपल समझो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो जितना ज़्यादा स्ट्रीम लाइंस होंगे उतनी ज़्यादा, ये आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन, नंबर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन होगा उतनी ज़्यादा उस पर क्या होगा भाई, फ्लूइड बदलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले वाले डायग्राम में V2 ज़्यादा है किससे, क्योंकि एरिया कम हो गया, तो नंबर ऑफ जो ये फ्लूइड यानी स्ट्रीम लाइंस होंगे ये पास पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, V2 बड़ा होगा, इसलिए V2 क्या हो जाएगा, दैट इज वाई क्या लिखेंगे हम, V2 बड़ा हो गया किससे, V1 से, यस और नो, V2 बड़ा हो गया V1 से। तो मोर और लेस ये फ्लो लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं, तो मोस्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लेमिनार बोलते हैं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी इसका भी होता है फ्लो में, यस और नो। V2 वेक्टर दिखाना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ सब कुछ सेम है पार्टिकल का, मतलब एक स्ट्रीम लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर डायरेक्शन मिल जाता है किसका फ्लो का डायरेक्शन, ठीक। पार्टिकल फ्लूइड फ्लो होने के पार्टिकल का डायरेक्शन, यानी पार्टिकल जो फ्लूइड के उनके फ्लो होने का डायरेक्शन मिल जाता है, क्लियर। चलिए, तो यहां तक समझ में आया, क्लियर है। तो भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं भाई कितने टाइप ऑफ फ्लो होते हैं। सिंपल सी बात है, देख लो भाई, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसके, दोनों लिख लिया। अब हम बात करते हैं भाई टाइप ऑफ फ्लो की। तो टाइप ऑफ फ्लो अगर बोला जाए तो टाइप ऑफ फ्लो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक। तो टाइप ऑफ फ्लो 2 तरह के हैं, कौन कौन सा अभी देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला अगर हम बोले तो पहला जो है उसे बोलते हैं हम, और दूसरा हम बोलेंगे पहला लेमिनर फ्लो, जो कि मोस्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो के ही बोलते हैं, लगभग लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही बात है। हालांकि हम लोग यहाँ देखेंगे तो एक होता है लेमिनार फ्लो, ठीक, और दूसरा होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। कैसा, टर्बुलेंट फ्लो, यस और नो। तो लेमिनार फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। अब क्या होता है भाई लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, तो जरा ध्यान से देखो। लेमिनार फ्लो तो हमने देख लिया, देख लेते हैं फिर से एक बार। लेमिनार फ्लो मतलब डेफिनेशन अगर देखा जाए तो मोर और लेस जो लेमिनार फ्लो होते हैं वही स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है तो मैं एक बार पहले बना देता हूं कि दिखेगा कैसा। तो चलो भाई यहां देखो, उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि लेमिनार फ्लो दिखेगा कैसे। जैसे आपने ये टोटी देखा होगा, टोटी मतलब टैंक वाली ये टोटी इस तरह से ऐसे बना होता है इसमें, ठीक, ये इस तरह से बना होता है। इसको जब आप खोलते हो तो पार्टिकल्स कैसे जाते हैं, फ्लूइड पार्टिकल ये ऐसा कुछ बनाता है। तो फ्लूइड पार्टिकल अगर देखा जाए तो फ्लूइड पार्टिकल कैसे जाते रहते हैं, तो फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे जाते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते,
और नीचे जैसे जाते जाते हैं ये पतला होता जाता है। कैसा होता जाता है? ये पतला होता जाता है, ठीक, ऐसे पतला होता जाता है, ये और पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के फ्लो को बेटा सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे के पार्टिकल दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, एक दूसरे के रास्ते को ये रोक नहीं रहे हैं, सिंपल। तो ऐसे फ्लो क्या कहलाएंगे भाई? ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं क्या? ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो। कैसा फ्लो? ये आपका वो टोटी है, लेमिनार फ्लो, यही है बेटा लेमिनार फ्लो। मतलब फ्लूइड पार्टिकल अपने रास्ते जा रहे हैं, किसी दूसरे के रास्ते में इंटरफेयर नहीं कर रहे। ठीक, अगर आपने टोटी बहुत तेजी से खोल दिया, मान लो यही टोटी है, आपने बहुत तेजी से खोला तो कैसा दिखेगा? अगर धीरे धीरे खोला तो ऐसे निकलता है, और बहुत तेजी में अगर फुल खोल दिया इसको, फुल नॉब इसको फुल कर दिया ओपन, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा नॉब। जरा देखो ध्यान से, कुछ ऐसा नॉब दिखेगा क्या? कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ इधर उधर भाग रहे होंगे, इधर इधर इधर, ये इधर नीचे की तरफ इस तरह से जाता है, मतलब फ्लूइड पार्टिकल ऐसे जाते हैं। तो ये कैसा फ्लो कहलाता है? ये जो फ्लो है कैसा फ्लो है? क्या अपने पार्टिकल एक दूसरे रास्ते में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के रास्ते में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये कैसा फ्लो है भाई? तो ये फ्लो आपका कैसा है? इसे ही बोलते हैं बेटा टर्बुलेंट फ्लो। कैसा फ्लो? तो एग्जांपल आई थिंक समझ में आ गया होगा। टर्बुलेंट फ्लो, कैसा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो, यस और नो? टर्बुलेंट मतलब रैंडम, इनके मतलब टर्बुलेंस मतलब ये होता है कि एक दूसरे के इंटरफेयर कर रही है पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे के रास्ते में, टर्बुलेंट है। ठीक, टर्बुलेंट मतलब सिंपल सी बात है। तो हम लेमिनार फ्लो की बात करें कि तो लेमिनार फ्लो में ये बोला जा सकता है कि देखो, लेमिनार फ्लो की बात करें तो लेमिनार फ्लो क्या है भाई? मतलब इसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल और उसकी डायरेक्शन फिक्स है, जबकि यहाँ पे समय के साथ साथ स्पीड ऑफ पार्टिकल और उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यानी कि इनमें जो होता है फ्लूइड पार्टिकल्स गोज, ठीक है, गोज along the streamline, ऐसा समझ सकते हो आप, along their streamlines, it streamlines and never intersect each other। मतलब स्ट्रीमलाइंस की बात कर रहे हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस और नो? और समय के साथ साथ इनका डायरेक्शन और स्पीड भी सेम रहता है, डायरेक्शन और स्पीड भी सेम है। जबकि यहाँ पे क्या होगा भाई? ये फ्लूइड पार्टिकल गोज रैंडम वे में इन अ फ्लूइड फ्लो। यहाँ लिखेंगे क्या? देन टर्बुलेंस के लिए इन अ फ्लूइड फ्लो पार्टिकल गोज, मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स गोज इन रैंडम मैनर्स, जैसे कि वहां डायग्राम में दिख रहा है, इन रैंडम मैनर्स। इंटरसेक्ट यहां लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट path of each other particles, path of each other particles, path of other particles। तो सिंपल सी बात है, अदर पार्टिकल्स के अगर ये करेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, और क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, ऐसा फ्लो रैंडम फ्लो कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया? रैंडम फ्लो यानी टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि पार्टिकल्स कैसे हैं भाई? रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम, ठीक है। और यहां पे क्या? अलाइंड मोशन हो रहा है, ऐसा समझो, ये अलाइंड मोशन है, अलाइंड मोशन, ठीक। और अलाइंड मोशन, वो रैंडम मोशन यहाँ पे कैसा? अलाइंड मोशन, वहां रैंडम मोशन, यहाँ पे कैसा? अलाइंड मोशन। तो लेमिनार फ्लो का मतलब समझ में आया? मोस्टली लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो मोस्ट कॉमनली इंटरचेंजेबल टर्म्स की तरह यूज कर लिया जाता है, क्योंकि लगभग सेम प्रॉपर्टी है भाई। यहाँ पार्टिकल की स्पीड और डायरेक्शन हर बात पे अलग अलग है। यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड डायरेक्शन दोनों कैसे हैं? पार्टिकल की स्पीड अलग हो सकती है लेकिन डायरेक्शन सेम है। क्लियर? यस और नो? तो टाइप ऑफ फ्लो समझ में आया? ठीक, क्लियर। तो सिंपल सी बात है भाई,
हम लोग फ्लूइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ्लूइड अपनी कैसी है अभी तक जब तक विस्कोसिटी ना बोल दिया जाए, विस्कोसिटी ना आ जाए, तब तक फ्लूइड कैसा है, कैसा फ्लूइड है भाई, आइडियल फ्लूइड यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की, तो फिर से एक बार थोड़ी सी चर्चा हो जाए आइडियल फ्लूइड के लिए। तो सिंपल सी बात है भाई, आइडियल फ्लूइड हम क्या बोलेंगे, तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक, आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में हमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोलना चाहिए भाई, आइडियल फ्लूइड पहला तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। पहले तो पॉइंट लिखते हैं, नॉन विस्कस कैसा फ्लूइड है भाई, नॉन विस्कस फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी जिसमें जीरो। विस्कोसिटी मतलब आपके विस्कोसिटी का ये प्रॉपर्टी होता है ईटा जीरो हो, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा कैसा हो, जीरो हो। ठीक, दूसरी बात कैसा होना चाहिए भाई, सरफेस टेंशन भी जीरो होना चाहिए। तो देयर इज नो प्रॉपर्टी, देयर इज ऐसे लिख सकते हो, नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं होना चाहिए, नो सरफेस टेंशन यानी सिंपल सी बात है, अगर विस्कोसिटी लिख दिया, इन विस क्या है, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए मतलब नॉन विस्कस, और दूसरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोले तो जो कंप्रेस ना किया जा सके, जो कंप्रेस ना किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या, मतलब आप सिंपल समझो, इसका रो क्या हो, कांस्टेंट। अगर कंप्रेस किया जाएगा तो रो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। या ऐसे समझो, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इसका हम बोल सकते हैं ना कि डी रो कितना होना चाहिए, जीरो, डी रो जीरो मतलब डी वॉल्यूम जीरो, डी रो मतलब जीरो यानी डी वॉल्यूम जीरो, यानी कि सिंपल बोल सकते हो यार, सिंपल क्या, डी रो जीरो होना चाहिए। डी रो जीरो इसका मतलब रो कैसा होना चाहिए भाई, कांस्टेंट, रो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, ओके, इनकम्प्रेसिबल है, डी वॉल्यूम जीरो होना चाहिए यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना आए, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए भाई, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। क्लियर, तो भाई डी रो जीरो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, और फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब समझ में आया, डी रो जीरो यानी वी इक्वल टू कांस्टेंट, रो डी रो जीरो मतलब डिफरेंशिएशन जीरो यानी नो चेंज, वी फाइनल मतलब रो फाइनल और रो इनिशियल बराबर हो, तो रो कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई इसके बारे में, तो ध्यान से देखो कि चेंजेस ना होने चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब किसी चीज को कंप्रेस नहीं किया तो बल्क मॉडुलस क्या बोलते हैं भाई, बल्क मॉडुलस आपका होता है कितना, बल्क मॉडुलस माइनस डीपी अपॉन या डेल्टा पी अपॉन डीवी अपॉन डीवी। अब सोचो डीवी जीरो है तो यहां रखेंगे तो बल्क मॉडुलस क्या आएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ना, तो बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट। लिख देता हूं ये टर्म, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए, बी फॉर बल्क मॉडुलस, बी इज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस कैसा होगा, बल्क मॉडुलस आपका इनफाइनाइट होगा। क्लियर, ठीक, तो आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो रहा है, यस और नो। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड की, तो भाई सरफेस टेंशन भी नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉपर्टी है इसका कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए भाई, फ्लूइड में रोटेशनल इफेक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब फ्लूइड में रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लूइड does not have rotational इफेक्ट मतलब इरोटेशनल फ्लूइड होना चाहिए। रोटेशनल इफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। चलो, तो रोटेशनल का मतलब समझो क्या हुआ है यहाँ पे, कि जैसे मान लो कि ये हमारी फ्लो हो रही है, ये हमारा फ्लो हो रहा है, ये हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक, और इसमें कोई फ्लूइड पार्टिकल देखा जाए, जैसे मतलब सपोज बताने के लिए मैंने बना लिया, इतना बड़ा फ्लूइड पार्टिकल होगा नहीं, तो हमने बता दिया इसको फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक, फ्लो हो रहा है, चीजें फ्लो हो रही हैं, यहां से फ्लो हो रहा है,
ओके, तो ये फ्लो चल रहा है, ये फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए कि रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इफेक्ट हो सकता है बट रोटेशनल इफेक्ट पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मतलब ओमेगा आपका 0, ओनली क्या बोल सकते हैं इसको, ओनली रोटेशनल, ओनली ट्रांसलेशनल इफेक्ट, ओनली ट्रांसलेशनल इफेक्ट। तो ऐसे फ्लूइड को क्या बोलेंगे भाई, आइडियल फ्लूइड। कैसे फ्लूइड को, ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं टाइप को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए विस्कोसिटी, ठीक। और क्या है, फ्लूइड कैसा होना चाहिए भाई, इनकम्प्रेसिबल, मतलब डी रो 0 होना चाहिए, मतलब चेंज कोई भी डेंसिटी में नहीं आनी चाहिए। अगर डेंसिटी में चेंज नहीं है मतलब जिसे कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं भाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, यस और नो। तो इस तरह से इसमें क्या होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, डेल्टा वी यानी बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए आइडियल फ्लूइड के लिए, पूछा भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, कैसा होना चाहिए भाई, इन्फिनिटी होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्लूइड के अंदर कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, काउंट नहीं करेंगे ये ऐसे फ्लूइड क्या होंगे। अगर होगा भी तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट, क्योंकि ये आगे जा सकता है, ये आगे जा सकता है वी से, ये पार्टिकल है, समझो ये पार्टिकल को मैंने जूम करके दिखाया, ये आगे जा सकता है, यानी ट्रांसलेशन इफेक्ट हो सकता है, लेकिन कैसा इफेक्ट नहीं हो सकता, रोटेशनल नहीं हो सकता। बात समझ में आया, यस और नो, क्लियर है। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, सिंपल आइडियल फ्लूइड बोला जाएगा। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। और भी एक पॉइंट है, स्टडी फ्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लो मतलब स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो मतलब क्या, आगे ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक और पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं स्टडी फ्लो होना चाहिए, फ्लो शुड बी स्टडी, फ्लो शुड बी, हाँ ये तो पॉइंट भूल ही गए थे, शुड बी लेमिनर एंड स्टडी, लेमिनार एंड स्टडी। लेमिनार फ्लो होना चाहिए, अभी बताया मैंने, लेमिनार फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीमलाइन पार्टिकल को फ्लो करना चाहिए। लेमिनार एंड स्टडी। स्टडी फ्लो का मतलब क्या समझते हो, स्टडी फ्लो का मतलब क्या समझते हो, यानी कि आइडियल फ्लो की ही बात चल रही है अभी, स्टडी फ्लो। तो सिंपल सी बात है, स्टडी फ्लो का मतलब क्या समझते हो भाई, स्टडी फ्लो का मतलब क्या समझते हो, मतलब फ्लो के मतलब समय के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होना चाहिए, है सो नो, यानी डी रो अपॉन डी टी 0 होनी चाहिए, ठीक। डी वी अपॉन डी टी उस क्रॉस सेक्शन पे 0 होना चाहिए। मतलब कोई प्रॉपर्टी जो समय के साथ साथ चेंज हो, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टडी फ्लो, ठीक। यानी इन फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। यानी कि समय के साथ साथ कि इसकी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर। और भी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे स्पीड की बात करें, वॉल्यूम तो हो ही गया, स्पीड की बात करें तो स्पीड भी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, स्पीड चेंज हो जाएगा, मतलब फ्लूइड पार्टिकल का स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन सेम क्रॉस सेक्शन पे चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी और है आइडियल फ्लूइड के लिए कि फ्लूइड क्या होना चाहिए, शुड बी फ्लूइड फ्लो शुड बी लेमिनर एंड स्टडी। लेमिनर मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, और स्टडी मतलब तो आप समझ ही गए कि समय के साथ साथ चेंज नहीं हो। और समय के साथ साथ अगर डेंसिटी चेंज हुआ, मान लीजिए वॉल्यूम चेंज हुआ, तो आप बोल सकते हो ऐसे फ्लूइड कैसे हैं, ऐसे फ्लो क्या कहलाएंगे, अनस्टडी फ्लो कहेंगे, क्लियर। उल्टा भी सही है, अनस्टडी फ्लो कहलाता है ऐसे फ्लो को, ठीक। तो भाई सिंपल सी बात है, कब फ्लो स्टडी होगा, कब स्टडी होगा, ये सब टाइम पर डिपेंड करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो ऐसे फ्लूइड क्या कहलाते हैं, स्टडी फ्लो। तो भाई आइडियल फ्लूइड के बारे में समझ में आया। तो अभी तक यही एजम्पशन हमारा कि भाई ये सब हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की ही चर्चा हो रही है अभी तक। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो तो हमने देख लिया, क्लियर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ
कंटिन्यूटी पे आते हैं। क्लियर? तो भाई इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्यान से देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक मिनट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो ये हमारे एजम्पशन है आइडियल फ्लूइड के, जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब चीजें। तो याद रखना ये सब वैलिड होता है इक्वेशन जो लेमिनार और स्टडी फ्लूइड के लिए ही सभी के सभी लॉज वैलिड हैं, किसके? फ्लूइड मैकेनिक्स के, हाँ या ना? तो फ्लूइड मैकेनिक्स अभी तक जितना पढ़ा ये सब स्टडी फ्लो, मतलब सिंपल सी बात है आइडियल फ्लो के लिए वैलिड है, ठीक है, यानी स्टडी और लेमिनार फ्लो के लिए। चलिए, तो जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा होते हैं सभी लेमिनार और स्टडी फ्लो के लिए वैलिड होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को नोट करके यहीं पे लिख लो। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लो, ऑल लॉज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स valid only for आइडियल फ्लूइड, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि सब आ गया इसमें। आइडियल फ्लो में क्या, अभी अपने मैंने 4 पॉइंट बताया आपको कि फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल है, नॉन विस्कस का मतलब देयर वुड बी एनी फ्रिक्शन, मतलब विस्कोसिटी 0 होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन, मतलब लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे लॉसेस ना हो। क्लियर है? तो सभी लॉ मैकेनिक्स के सभी लॉ किसके लिए वैल्यूड होता है भाई? आइडियल फ्लूइड के लिए। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो मान लो ये पाइप फ्लो है, ठीक है, ये पाइप बन रखा है, या इसको एक काम करते हैं इधर ही बनाते हैं। ऐसा कोई पाइप है जिसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ अलग एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग है, ठीक है, समझ में आई बात? तो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों जगह पे अलग अलग है। इसके स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें, ये सब आइडियल फ्लूइड के लिए बात हो रही है। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी, जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे फिलहाल A2 है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया इस सेक्शन पे, इसको सेक्शन 1 बोल लेते हैं, यहाँ पे A1 है, और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन 2 पे A2 है। ओके, फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है स्ट्रीमलाइंस दूर दूर होंगे, बना देता हूँ स्ट्रीमलाइंस एक बार ताकि याद रहे चीज़ें। तो स्ट्रीमलाइंस क्या होंगे? ऐसे ऐसे होंगे, स्ट्रीमलाइंस ऐसे होंगे, स्ट्रीमलाइंस ऐसे होंगे, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा स्पीड, अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पीड आपका मान लेते हैं v1 है, इन पार्टिकल्स पर स्पीड v1 है, तो यहाँ की स्पीड मान लेते हैं v1 है। यहाँ पे स्पीड क्या होगी भाई, इस सेक्शन पे मान लेते हैं स्पीड की, पार्टिकल की स्पीड समथिंग v2 है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये अंदर लिक्विड भर रखा है, आइडियल लिक्विड, ठीक, स्ट्रीमलाइन हमने बना दिया। तो होता क्या भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली आपका मास कंजर्वेशन है, सिंपल, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ क्या है? मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन किस में लगता है? लिक्विड में। कंजर्वेशन होता क्या है भाई? सिंपल सा, अगर देखा जाए तो यहां से क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि फ्लूइड कैसा है अपना, फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। यहां से जितनी लिक्विड इन करेगी, यहां से जितना लिक्विड मास इन करेगा उतना ही मास यहां से लिक्विड का निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो मान लिया यहां से मास कुछ इन किया यहाँ पे इतना, तो यहां से निकला कितना होगा? इतना, तो ये वाला मास निकलेगा, यस और नो। यहां से इन कितना किया, इसको इधर से मार्क कर देते हैं, यहां पे इसने इन इतना किया, तो सिंपल कितना वॉल्यूम हुआ भाई? इतना। तो यहाँ पे मास इन पर सेकंड जितना होगा मास आउट पर सेकंड होगा, तो इसे हम लिखते हैं मास इन पर सेकंड। क्लियर? ऐसे बोलते हैं। इसमें से मास कितना होगा? मास आउट पर सेकंड, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं dm/dt, मतलब मास इन अपॉन मास आउट। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं dm/ मास आउट पर यूनिट टाइम, यानी जितने समय की बात कर रहे हैं, तो इतना अगर हम इसको देंगे तो इतना निकलेगा, हाँ या ना, यहाँ तक निकलेगा। क्लियर?
चलिए, तो हम जरा बता सकते हैं क्या भाई, जितना मास इन करेगा उतना मास होगा, यही तो मास कंजर्वेशन लॉ है। तो क्या बोला गया भाई, तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ dm in upon dm dt is equal to dm out अपॉन dt। सिंपल सा, इनकम्प्रेसिबल है, क्यों? क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना इन करेगा उतना, जितना पर सेकंड इन करेगा उतना ही तो आउट होगा, यही तो लिखा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक, तो चलिए लगाते हैं भाई m इन इक्वल टू m आउट। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं, m इन इक्वल टू m आउट को? क्या रो लिख सकते हैं? और लिक्विड एक ही है तो भाई रो तो सेम ही है, यस और नो? तो लिखेंगे क्या m इन, तो भाई सिंपल सी बात है, इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं d रो इंटू वॉल्यूम। तो v1, अच्छा ये v1 वॉल्यूम नहीं है, इसका स्पीड है, तो इसको v से बना लो ऐसे, ताकि वॉल्यूम और इसमें अंतर पता चले। ठीक, तो d इंटू रो, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का है, तो a1 लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे भाई, ये डिस्टेंस होगा समथिंग x1, क्लियर? ये डिस्टेंस समथिंग x1 और ये डिस्टेंस क्या होगा, समथिंग x2, क्लियर? तो भाई डी सीधे से लिख देंगे x1 अपॉन dt, यही तो लिखा है। और दूसरी तरफ क्या लिखा है, d रो सेम है, एरिया अलग है, a2 कितना वॉल्यूम निकला, इतना, तो भाई x2 करेंगे डिवाइडेड बाई टाइम, यस और नो? अगर रो कांस्टेंट है तो दोनों तरफ से रो बाहर निकल जाएगा, एरिया कांस्टेंट है, यहाँ का एरिया अलग, यहाँ का a2 दे रखा है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा, रो a1 इंटू dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू रो टाइम्स a2, ये क्या बन गया भाई, dx2 अपॉन dt, यस और नो? ध्यान से देखो, तो ये dx बाई dt क्या है, इसी को तो स्पीड बोलेंगे, ये पार्टिकल कितनी देर में ट्रेवल करेगा, ये dx1 और ये dx बाई 2 dt, तो यही तो ये इसकी स्पीड यानी फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड, यस और नो? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आ गया रो a1 v1 इंटू रो a2 v2। तो कहने का मतलब अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो तो सिंपल सी बात है, ये रो कैंसिल हो जाएंगे, अलग अलग होता तो नहीं होते, और a1 v1 आता, a1 v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 v2, क्लियर? तो सिंपल सी बात है भाई, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और यही इसी को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल या कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी इक्वेशन यही है, a1 v1 इज इक्वल टू एरिया a2 v2। a1 क्या है, सेक्शन 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया, a2 क्या है, सेक्शन 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर? a1 a2 यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो सेक्शन 1 a1 पे दिया है, सेक्शन 2 पे दिया है। v1 v2 क्या था, तो फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड थी एज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो सिंपल सी बात है भाई, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, क्योंकि ये फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक, तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर बोले तो हम सिंपली इन दोनों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम क्या बोल सकते हैं भाई, तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई a1 a2 रो कैंसिल हो जाएगा, a1 a2 इक्वल टू v1 v2। तो ये अपना सिंपल सा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक, हमें ये याद रखना है, कई बार यूज होता है, क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो और अगर हम बोला जाए तो एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं AV को हम A इंटू मतलब एरिया इंटू स्पीड, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। या तो एक काम करो, मैं इधर लिख ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों है, हालांकि पहले तो इतना नोट कर लो, सिंपल बात आई समझ में। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब बोले तो मास कंजर्वेशन, किसके, मास कंजर्वेशन इन फ्लूइड। ठीक, तो ये मास कंजर्वेशन किसका है भाई, फ्लूइड का, क्लियर? लिखते कैसे हैं, तो ये आप ऐसे भी समझो, यही बात है, जितना इन करेगा उतना आउट होगा। क्यों, क्योंकि कंप्रेस नहीं हो सकता ना, तो जितना इन किया उतना ही बाहर निकलेगा, जितना मास इन किया उतना ही बाहर निकलेगा। कहने का मतलब क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम फ्लो रेट, जितना वॉल्यूम इन करा उतना वॉल्यूम बाहर निकला। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना रो, ये सोनो, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, क्लियर? आइए दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि अगर मैं बोलूं तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, dV बाई dt, यस और नो? और वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर देखा जाए तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, A इंटू डी
इधर देखो वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या लिखेंगे भाई, डी अपॉन डी टी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स। बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स। तो भाई एरिया तो कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी, हम क्या लिखेंगे इसको, यही तो फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड है। तो सिंपली वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू वी। तो वहां लिखा क्या है बेसिकली, वॉल्यूम फ्लो रेट, यस और नो। और इसी को हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज। और कभी ये नाम आ जाए तो मतलब समझ में आना चाहिए, क्या लिखा है, डिस्चार्ज, कि कितना डिस्चार्ज होगा। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज। और इसको हम दिखाते हैं किससे, क्यू से। डिस्चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से। तो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट यानी डी बाई डी टी बोलो या फिर क्यू बोलो, एक ही बात है। तो डी वॉल्यूम अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे भाई, एरिया इनटू वॉल्यूम। सिंपल, एरिया इनटू वॉल्यूम। और यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता तो Q1 इक्वल टू Q2 यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक, ऐसा भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट 1 पे इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट पे 2 पे, तो यानी A1 V1 इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे तो A2 V2, दोनों की बात मतलब सेम ही है, यस और नो। ठीक, तो भाई सिंपल सा तरीका है, अगर किसी डिस्चार्ज बोल दे यानी कि इसकी यूनिट क्या लिखा जाएगा, डिस्चार्ज है तो उसकी यूनिट क्या होगी, ये ध्यान रखना है। ये डिस्चार्ज बोल दे तो ये यूनिट क्या होगा, एरिया इनटू ये, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो कहीं भी दे दिया वो मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और ये बोल सकता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक, या सीसी पर सेकेंड। बात आई समझ में। तो वॉल्यूम फ्लो रेट सिंपल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए, तो कभी कभी आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि कितना होगा वॉल्यूम फ्लो रेट, तो आप सीधे सीधे निकाली जा सकती हैं इन चीजों को। ठीक है, आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो भाई, सिंपल है। मास फ्लो रेट अगर बोले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब मास फ्लो रेट, सिंपल। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। कभी कभी आपको इस तरह से आ जाता है कि मान लीजिए एक पाइप है, मैं बता देता हूँ, उसके इस पे क्वेश्चन भी ले लेंगे अपन लोग। तो इस तरह से पाइप है, 2 भागों में टूटा हुआ है, ऐसा बटा हुआ है। आपको यहाँ कॉर्नर पे लॉसेस इग्नोर करना है, दे देगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यार इनके क्रॉस सेक्शन एरियाज आपको अलग अलग दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा होगा, इस पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा A2, इस क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर दे रखा आपका A3। क्लियर, A1 A2 A3। तो इस पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो आपको यहां से दे देगा भाई, मान लो ये आपका Q1 है, या तो Q के टर्म्स में देगा, तो जो भी Q आएगा ऐसा समझो, यहां से जो भी इन करेगा यहां दोनों में जाएगा ना। मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ, इसको Q3 बोल देता हूँ। ठीक, तो सिंपल से अगर फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे कितनी है, इसको Q1 बोल देते हैं। यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड कितनी है, V1। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड कितनी है, V2। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड कितनी है, थर्ड सेक्शन पे V3। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, मास कंजर्वेशन है, तो मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो यार कितना हो जाएगा, यानी Q इन जितना करा वही बात है, यहाँ से Q आउट, किरचॉफ्स लॉ KCL। यहाँ पे देखो कितना इन किया इक्वल टू Q आउट, तो इन कौन कर रहा है, Q1, आउट कितना हुआ Q2 प्लस Q3, या आपको AV के टर्म्स में लिखे तो Q क्या लिखते हैं भाई, A इंटू वी, Q इक्वल टू A इंटू वी। तो सिंपल सी बात है, Q इक्वल टू A इंटू वी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। बोलो क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो ये लिखो यानी दोनों लिखो, बात सही है, बात सही है। क्लियर, तो डिस्चार्ज ही है, जितना ट्यूब 1 से डिस्चार्ज होगा ये दोनों में पार्ट में जाएगा, क्योंकि कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है लिक्विड, यस और नो, इसलिए मास इसका कंजर्व या आप बोल सकते हो वॉल्यूम कंजर्व है। ठीक है, क्लियर, यस और नो। और आपको यहाँ लॉसेस ना के बराबर, तो आप सिंपल सी बात है यहाँ से देखो तो निकाल सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में, इजी है। तो भाई सिंपल सा क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बस सिंपल, जितना इन करा डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखो या A1 V1 A2 V2 के फॉर्म में लिखो, एक ही मतलब है। आइए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो यहीं पे मैं बना देता हूँ दूसरा। पहले इतना तो समझ में आया, Q इन इक्वल टू Q आउट कितना है, Q इन इज इक्वल टू Q आउट कितना है, सिंपल सा करना है, Q इन इज इक्वल टू Q आउट। Q मतलब डिस्चार्ज, Q मतलब डिस्चार्ज,
क्यू मतलब हम बोलते हैं डिस्चार्ज, या क्या बोलते हैं, या तो इसको बोलो डिस्चार्ज, या बोलेंगे क्या, रेट ऑफ या वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, या रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट या रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ठीक, चलिए लिखते क्या है, Q इज इक्वल टू AB। आई बात समझ में? चलो यहां से देखो, आइए इस पे एक सवाल लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। अब आपको ये डायग्राम दिया होगा, सपोज आपको ये डायग्राम दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक, क्लियर। यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, बोला यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, ये सेक्शन 1, यहाँ का जो एरिया दे रखा है वो समझो आप दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर क्यूब, काफी एरिया है। इस A2 का यहाँ का एरिया दे रखा है आपका A2, यहाँ का भी एरिया A3, तो ये 3 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 3 मीटर क्यूब दे रखा है, यहाँ का दे रखा है 2 मीटर क्यूब, क्लियर। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 मीटर क्यूब, यहाँ पे 4 मीटर क्यूब रख देता है। 3 मीटर क्यूब, यहाँ पे 4 मीटर क्यूब दे रखा है, 1 मिनट, 4 मीटर क्यूब, ओके ठीक। यहां से जो यहां पे पार्टिकल की स्पीड दे रखी है, सिंपल सी बात, यहां से लिक्विड इन किया, यहां पे पार्टिकल की स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां पे पार्टिकल की स्पीड दे रखी है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, यहां पे दे रखा है। तो आपको यहां पे स्पीड पूछा है कितना होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से स्पीड कितनी होगी, क्लियर, ठीक है। तो इस स्पीड से कितनी होगी, तो ऑप्शन आपको दे देता है, वैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है, मैं ऑप्शन दे देता हूं, फाइंड वी। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वी, जो वी दिखा रखा है डायग्राम में वो बताना है आपको, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको पॉज करिए, लगाइए, ऑप्शन मैं दे देता हूं, ठीक। तो पहला ऑप्शन सिंपल, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो बहुत आसान सवाल है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन सॉल्व करो इसको, ठीक, क्लियर। करना क्या है, बस आपको कितना इनसाइड डिस्चार्ज हुआ और कितना आउट डिस्चार्ज हो रहा है सेम कराना है, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक ही बात है, दोनों कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। तो भाई सिंपल सा है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और अगर सॉल्व हो गया सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन आप सीधे सीधे देख सकते हो, ठीक, क्लियर। पहले खुद से सॉल्व कर लो, सीधे सीधे क्या लगाना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, क्योंकि यहां से इन हो रहा है, बाकी यहाँ आउट हो रहा है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, Q इन इज इक्वल टू Q आउट। इन कौन कौन कर रहा है भाई, यहाँ पे देख लो, इन यहाँ से हो रहा है, ये दोनों आउट हो रहे हैं, तो भाई इन साइड में सिर्फ कौन है, A1 मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ये V1, ये मान लेते हैं कुछ समय के लिए V2, तो हमें क्या निकालना है, V3, मतलब V निकालना है। चलो सिंपल, तो यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे भाई, A1 V1, ये इन हुआ, यहाँ से देखो तो ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो यानी दोनों इधर आउट होंगे। बस केसीएल टाइप से है यार, जितना चार्ज इन हुआ उतना चार्ज आउट, यहाँ पे जितना डिस्चार्ज इन हुआ उतना डिस्चार्ज आउट, सिंपल। तो डिस्चार्ज आउट कितना हो जाएगा भाई, A2 इंटू V2 प्लस A3 इंटू V3, यानी V की वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू 12, सिंपल 3 इंटू 10 प्लस कहाँ पहुंचे प्लस 4 इंटू V, यही तो निकालना है हमें, V ही तो नहीं पता, V ही तो नहीं पता, तो कितना हो गया 12 5 जार 60 और 10 3 जार 30 प्लस 4 इंटू V, ये कितना हो गया भाई 30, यानी 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो सिंपल सा ऑप्शन है 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक मिनट, यहाँ पे 4 नहीं बचेगा, 60 माइनस 30, ये बचा 30, ओके। 4 इंटू वी, 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा
तो 15/2 यानी V की वैल्यू 7.5 क्या मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा मिला भाई? तो कोई भी ऑप्शन मिला क्या? नहीं, तो फिर नन ऑफ दीज। ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर, नन ऑफ दीज। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? तो सिंपल सा तरीका भाई, करेंगे क्या? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये आपका सोल्यूशन, छोटा सोल्यूशन है, इस तरह से क्वेश्चन कई बार दे रखा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। नोट कर लिया सबने? चलो फिर आते हैं इस पे। चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, करना क्या है भाई, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ले ही लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, आइए कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस पे। सिंपल सा जो हम लोगों ने अभी लिया था इस पे, ये जो पाइप होता है टंकी का, ये जो टोटी होती है, क्या कहते हैं इसको? टोटी, ये कहते हैं। ठीक, इसी का क्वेश्चन है कि भाई ये मान लो यहाँ पे दे रखा है इसका, यहाँ पे आपका दे रखा है इसका, मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो एरिया दे रखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? इस टोटी का ये नॉब, मॉब वाला एरिया, नॉब खुल दिया तो ये पानी गिरेगा। कैसे गिरेगा भाई? ऐसे गिरेगा। तो बोला यहाँ पे एरिया, ठीक है, और ये हाइट दे रखी लगभग 15 मीटर। कितनी? 15 मीटर ये हाइट दे रखी है। अच्छा, और क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखो। तो हमें ये इसका एरिया A1 दे रखा है, यहाँ पे आया A2, यही हमें नहीं पता। अच्छा, A2 नहीं पता, A2 निकालना है। और कुछ दे रखा है 15 मीटर लंबाई इसका दे रखा है, कितना नीचे क्या होगा। अच्छा, और भी दे रखा है इससे पार्टिकल, जो मतलब जो वाटर निकल रहा है इस सेक्शन पर, वाटर की स्पीड है जो वाटर की V1, वो कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर? ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, इसको 2 मीटर सेंटीमीटर, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें A2 बताना, हमें फाइंड A2, हमें बोला A2 बता दीजिए कितना होगा। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइंड A2 कितना होगा। आओ भाई देखो ध्यान से, कैसे करेंगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है, पहले हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी V2। क्लियर? तब जाके हम कहीं A2 लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि A1 V1 इक्वल टू A2 कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा। एप्लीकेशन, चलो ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। चलिए पहले ट्राई कर लीजिए इसको, ट्राई कर लो इसको, ट्राई कर लो इसको। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, दे ही देता ऑप्शन, चलो देखो ध्यान से, ऑप्शन में दे देता हूँ, ट्राई करो ताकि सवाल की खूबसूरती हो जाए और आपको मन भी करे लगाने का। करो, ट्राई करो। आंसर 4 दे ही रखा है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो हमेशा रहेगा ताकि सबका आंसर मैच कर जाए। क्लियर? चलो देखो ध्यान से, करेंगे क्या यहाँ पे भाई, V1 दे रखा है, तो सबसे पहला काम, पहले यार हमें यहाँ की स्पीड पता करनी है। क्या हमें स्पीड पता है? क्या स्पीड पता चल जाए, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो। चलो जिसने कर लिया बहुत अच्छा, नहीं तो आप सोल्यूशन देखिए। ठीक, तो वही सिंपल सी बात है, V1 से V2, तो हमें यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो भाई V2 हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू G इंटू H। हाँ या ना? H की वैल्यू कितनी? H 15 मीटर। यस और नो? तो चलो रखते हैं इसमें वैल्यू। V2 हमें चाहिए होगा। ओके, V2 हमें चाहिए होगा क्योंकि हम क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना, ग्रेविटी काम कर रहा है, कांस्टेंट है। तो वह सिंपल सी बात है, V1 कितना? V1 दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो, प्लस 2 इंटू G की वैल्यू 10 इंटू इसकी वैल्यू H की वैल्यू 15। तो भाई ये 300 प्लस 100 कितना? 400। तो V2 कितना? अंडर रूट, देखो कितना आया ये, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 100। ये कितना? तो 15 दूनी 30, 10 यानी 300। तो V2 की वैल्यू यानी V स्क्वायर की वैल्यू 400
और रूट हमने हटा के यहाँ लगा दिया, तो कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, ठीक, V2 मिल गया हमें 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार V2 मिल जाए हमें 20 मीटर पर सेकेंड, तो करना क्या है, अब तो और आसान हो गया सवाल। क्या जितना लिक्विड निकलेगा उतना ही नीचे पहुंचेगा, बिल्कुल। तो A1V1 इक्वल टू V2V2। तो भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहेंगे, भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन हम बोल सकते हैं क्या, क्या कि A1V1 इक्वल टू A2V2 के, यस और नो। तो A1 पता है, V1 पता है, A2 नहीं पता, वही तो निकालना है। V2 तो पता है, अभी निकाला, ठीक। तो सिंपल सा A1V1 इक्वल टू A2V2 करो, कितना आ जाएगा, A1 की वैल्यू 4, अच्छा वो रेशियो है, कट जाएंगे, 4 इंटू कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू V1 की वैल्यू कहाँ दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। A2 नहीं पता, वही चाहिए हमें। V2 कितना, अभी निकाला, कितना, यहाँ पे देखो ध्यान से, V2 यहाँ पे निकला हुआ है, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जरा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना, 20, काटो पीटो, 1 0 0 कैंसिल। अच्छा इससे 2 से 2 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, A2 की वैल्यू 2 आ गई। तो A2 का आंसर कितना आ गया भाई, A2 आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। A2 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, देख लो, तो ऑप्शन बी। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने कर लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मॉड्यूल में काफी दे रखे हैं, शीट दी जा चुकी है, असाइनमेंट 4 पे तो नहीं है, असाइनमेंट 4 पे तो आर्किमिडीज के क्वेश्चंस है, 5 में दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चंस लगाते रहो, मॉड्यूल करते रहो और बने रहो, लगे तो रहो। इस तरह से चैप्टर्स हम खत्म करते जाएंगे और मजे लेते जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।